हाँ जी। जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। भाई सबको पता है कि नेवी एसएसआर डबल ए की वैकेंसी निकली हुई है। अब बच्चा यही पूछ रहा है बार बार, सर कोई स्ट्रैटेजी बताओ हाउ टू क्रैक इट। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोस में सारी डिटेल्स बताई थी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और सैलरी स्ट्रक्चर बताई थी, पीएफटी बताया, सब कुछ बता दिया था। एक छोटी सी वीडियो, बहुत बड़ी वीडियो नहीं रखूंगा, छोटा सी वीडियो, जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं उसको एक एफिशिएंट वे में आपको डिलीवर करूंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए सो दैट यू कैन इजिली क्रैक द एग्जाम। सबसे पहले तो आप एक बात समझने की कोशिश करो, जो नेवी का एग्जाम होता है वो ऐसा नहीं है कि मतलब इतना डिफिकल्ट आता है कि भाई साहब कोई एक बंदा उसको क्लियर नहीं कर सकता। ये बात हमें कैसे पता लगती है? ये बात हमें पता लगती है कट ऑफ से। एक मैं पहले बार कट ऑफ दिखा देता हूँ। देखो 100 नंबर का पेपर है, कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं, स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ आती है। भाई हरियाणा की बात करें, हरियाणा में तो क्या बताऊं, उसका रीजन है, मेन रीजन इज करप्शन। ठीक है, बाकी बहुत स्टेट में कम कम भी होती है, जैसे दिल्ली में 37 थी, हरियाणा की 56 है, हिमाचल प्रदेश की 37, ठीक है, वेस्ट बंगाल की 34, असम की 20, राजस्थान की 35। तो पॉइंट इज कि बात ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि पेपर इतना ज्यादा मुश्किल है कि क्लियर नहीं हो सकता। 100 में से इतने मार्क्स लाना बहुत मुश्किल नहीं है, बट पॉइंट इज कि भाई एक एवरेज बच्चा या फिर बिलो एवरेज बच्चा किस तरीके से पढ़ाई करे कि चीजें इजिली कन्वर्ट हो पाए। यही तो सारा खेल है, इसके अलावा और क्या है? मतलब बहुत ज्यादा तोप नहीं है, लेकिन बस सही डायरेक्शन में जो बंदूक चलानी, ये वाली बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बम ही गिराना है, बंदूक ही चलानी है, बस सही डायरेक्शन में चलानी है। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस आप इसको देखो, पहला रिटन एग्जाम, दूसरा पीएफटी, तीसरा मेडिकल, चौथा फाइनल सिलेक्शन। देखो रिटन एग्जाम ही मेन है, मतलब जिस पे हम बात करेंगे। फिजिकल फिटनेस में तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, मैंने आपको एक वीडियो बनाई है अभी पीएफटी पे, उस पर आप देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाए क्या क्या होता है। नोट एट ऑल, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मुश्किल वाली बात नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन तो भाई मतलब इसमें तो कुछ गाइडेंस नहीं की जा सकती, राइट? जो है वो है, जो आपकी फिर चीजें हैं स्पेसिफिक टॉपिक से फिर वीडियो आ सकती है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो क्या करें, बट एज सच मैं इस वीडियो में गाइड नहीं करूंगा। इस वीडियो में मेरा फोकस होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम वही 4 पोर्शन आपको पता ही है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, जीके प्लस थोड़ा बहुत इसमें रीजनिंग भी होता है। ठीक है, तो 25 25 25 इंटू 25 इंटू 4, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 1 घंटे का टाइम है। अब 1 घंटे में आपको देखना है कि भाई चलो आप टारगेट मान के चलो 60, ठीक है, 65, 70, जो भी आपको टारगेट सेलेक्ट करना है, उसमें देखा वो किस में से कितने लाने हैं। अब मैं एक एक टॉपिक पे आता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में अगर आप ऑलरेडी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो तो मेरे हिसाब से वोकैब के अलावा कुछ मत करना। समझ रहे हो? वोकैब के अलावा कुछ मत करना। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं हो, जो कि बहुत बड़ा क्राउड होगा, जो नहीं होगा इंग्लिश मीडियम से, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करनी पड़ेगी, टीचर्स भी अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे, और वो कैब में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा बच्चा जिसके साथ ये इशू है, वो बच्चा इंग्लिश पे कम फोकस करे ना। अरे यही तो स्ट्रेटेजी है भाई। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, जिसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, वो इंग्लिश को अपनी स्ट्रेंथ बनाए और करे, 25 में से 20 नंबर लाए। जिसको पता है इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश पे ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना है? बाकी चीजें है ना, उन पे काम करो ना फिर। समझ रहे हो? ऐसा बच्चा मोस्टली मैथ्स में अच्छा होता है। तो और मैथ्स में क्या आती है, 11 12 की मैथ्स आती है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत टॉप कुछ आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आता है एनसीईआरटी लेवल से। जो आपकी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वाली किताबें आती है ना स्टैंडर्ड, वो करो। जैसे अरिहंत की किताब एक बहुत ही स्टैंडर्ड सी किताब है, जो हर बच्चा फॉलो करता है। किसी से भी आप पूछ लेना, अरिहंत की किताब हर कोई बोलेगा। मतलब एक जो लेवल उसमें, पता है क्या, ऐसा नहीं क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं, लेवल सही डिफाइंड है बस। जो एक्चुअल लेवल है, उस लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पे है, ये चीज है। तो भाई आप उस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करो, मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में 25 में से 25 लाना मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ा टास्क नहीं है। वही बात है, फिर आपका लेवल क्या है। अब चलो मान लो कि नहीं आ रहे हैं भाई, तो आपकी 11th अच्छी है, 12th अच्छी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके अच्छे, उन पे फोकस करो भाई। ये ऐसा एग्जाम है, टारगेटेड स्टडी से करोगे ना तो चीजें डेफिनेटली निकल सकती है। तो टारगेट आपको खुद सेलेक्ट है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि भाई साहब ये चैप्टर आप वो कर लो, टारगेट कर लो, नहीं भाई। वो आपको खुद देखना है कौन सा चैप्टर आपको टारगेट करना है, जो करना है वो अच्छे से निपटा। तो इसमें वो चीजें हो सकती हैं जो कर, मतलब देखो एनडीए का पेपर होता है कि बहुत बड़ा सिलेबस, मेरे अकॉर्डिंग एक बार सारा 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 पढ़ लोगे तो सारे इजी क्वेश्चन कर लोगे। ये वाला मेरे उसमें अप्रोच है। यहाँ पे मेरी अप्रोच टारगेटेड अप्रोच है। टारगेट बनाओ। इंग्लिश टारगेट है, इंग्लिश में क्या कितने मार्क्स लेने टारगेट, मैथमेटिक्स में क्या टारगेट, कितने चैप्टर्स, कहां से करने हैं,
इंग्लिश का मैं बताता हूँ। इंग्लिश का वोकैब के लिए तो एक ही किताब मैं बताता हूँ, वर्ड पावर मेड इजी। और ग्रामर के लिए बख्शी की किताब अच्छी आती है, वरना कोई भी स्टैंडर्ड यूट्यूब चैनल, टीचर्स वगैरह बहुत सारे अवेलेबल है। मैथमेटिक्स के लिए पहले आपके एनसीईआरटी के फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे जब भी चीजें बहुत हो जाती है। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की जो किताब आती है ना, वो अच्छी होती है इसमें, ठीक है। आर डी शर्मा भी आते हैं, वो भी अच्छी होती है। बाकी और भी कुछ स्टैंडर्ड यूट्यूबर्स हैं, उनसे बात करोगे तो चीजें बता देंगे। बाकी मुझे लगता है पहला फोकस एनसीईआरटी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, किसी की भी ले लो, 2-3 है। मैं ऐसे स्पेशली किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, इसलिए मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। 2-3 ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में से किसी को ले लो। मेरे अकॉर्डिंग अरिहंत की, मतलब जो पूरी एसएसआर के लिए जो किताब आती है ना, एसएसआर डबल ए के लिए, अरिहंत की मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की और जीके की, ठीक है। अब साइंस की बात करें, मेजर पोर्शन फिजिक्स, थोड़ा सा पोर्शन केमिस्ट्री, थोड़ा सा पोर्शन बायो। तो भाई साहब अगर आप नॉन मेडिकल वाले बच्चे हो तो छोड़ दो ना उस चीज़ को, मतलब बायो को कोई बात नहीं, साइड रख दो, क्या दिक्कत है। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और जो आते हैं वो बेसिक आते हैं। फिर भी आपको करना है ना, बायो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आपको करना है ना, तो केमिस्ट्री फिर भी थोड़ी सी आ जाती है। 9th-10th वाली जो बायो है ना, उससे बाहर नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। 9th-10th वाली बायो से बाहर नहीं आएगी। फिजिक्स में जैसे ऑप्टिक्स से ज्यादा आ रहा है भाई, वो पढ़ो ना। इलेक्ट्रिक करंट से आ रहा है, वो पढ़ो ना। टारगेटेड अप्रोच, टारगेट टारगेट टारगेट, सेलेक्टेड टॉपिक्स। भाई साहब कितने नंबर लाने, वो टारगेट बनाना, उसके लिए कितना पढ़ना है वो देखो आप। जीके की बात करते हैं, मोस्टली यूपी बिहार के जो बंदे होते हैं, जीके कंपेरेटिवली अच्छी होती है। रीजन, बचपन से लूसेंट जैसे किताबें, एक घर में माहौल होता है जीके का, तो वो बच्चा वही करे। जैसे इसमें अगर बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल वाले से, मॉडर्न हिस्ट्री की फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशंट की बात करें तो छोटे छोटे पोर्शंस, जैसे भाई अपनी एंशंट आर्ट्स में थोड़े थोड़े, जैसे बुद्धिज्म थोड़ा सा आ जाते हैं क्वेश्चन, मेडिवल से थोड़ा बहुत मुगल के पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ देखो ना। और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी की बात करें, वर्ल्ड छूना ही नहीं है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी फोकस करो, ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो ऐसा सच इतना वो नहीं, बस जो न्यूज में है ना चीजें, करंट अफेयर वाली चीजें करो। करंट अफेयर में कुछ अगर न्यूज में है कि भाई साहब कौन अपॉइंट करता है इसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या फिर सीजीआई को, वो सब तो न्यूज में बन गया। वो पॉलिटी ऐसा सच नहीं है, इस तरीके से है पॉलिटी को, करंट अफेयर से रिलेट करके है। अवार्ड्स आते हैं वो करो, डिफेंस रिलेटेड न्यूज आती है वो चीजें करो, इस तरीके से स्पोर्ट्स आते हैं वो करो। यहाँ की जीके करंट अफेयर स्पेसिफिक ज्यादा है। ये मान लो 25 में से 7-8-10 क्वेश्चन ये ऐसे बनते हैं मैक्सिमम, जो बिल्कुल स्टैटिक से पूछता है, बाकी सब करंट से रिलेट करके चीजें पूछ रहा होता है वो। उसके बाद फिर डी कोडिंग, कोडिंग, ये सब चीजें आती हैं। उसके लिए आप बेसिक सा कुछ देख लोगे ना कैसे की जाती है, डेफिनेटली आप कर ही दोगे। और उसके बाद टाइम डिवीजन आपको पेपर में करनी होगी, समझ रहे हो ना। टाइम डिवीजन वो एक चीज हो जाएगी। तो मतलब इस तरीके से आपको चीजों को अप्रोच करना है। सबसे पहले चीज तो देखो आपको कितने मार्क्स लाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट्स बनाओ। टारगेट में हर स्टूडेंट का अलग अलग टारगेट होना चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। अपने अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वही आपकी स्ट्रेंथ मैथ है, आपकी स्ट्रेंथ इंग्लिश है, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट बनाओगे, ठीक है। फिर देखो कि भाई अच्छा मैथ में ये चैप्टर कर सकता हूँ, साइंस में ये कर सकता हूँ, जीके में ये वाला पोर्शन छोड़ सकता हूँ, करंट अफेयर करना है नहीं करना है, सब चीज आपको देखनी पड़ेगी ना भाई, सब चीज आपको देखनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये बेस्ट बुक्स एंड हाउ टू प्रिपेयर पे मैंने बात कर ली है, ये स्लाइड मैंने बाद में लाया, लेकिन आपने मेरे हिसाब से समझ में आ गई है। बुक्स में आपको समझ में आ गया है। साइंस और जीके के लिए आप लूसेंट फॉलो करो, और आप 11th-12th के एनसीईआरटी, जैसे मान लो एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स कैसे पढ़ रखा है, हर बच्चे ने फिजिक्स पढ़ी है 11th-12th में, कैसे पढ़ी है, किसी ट्यूशन के नोट से पढ़ी है या किसी किताब से पढ़ी है, उसी से पढ़ो। केमिस्ट्री एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं, बायो 9-10 से ऊपर बिल्कुल नहीं। ये हो गया ये वाला पोर्शन। इंग्लिश मैंने बताया, इंग्लिश में भाई साहब वोकैब के लिए स्टैंडर्ड बुक वर्ड पावर मेड इजी आते हैं, उसको करो। ग्रामर के लिए बख्शी की आती है, और भी मतलब इस टाइप की रेनन मार्टिन भी आती है ऐसे तो, ठीक है। लेकिन मतलब मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो ज्यादा मतलब रूल्स रेगुलेशन से मत घुसो। इंग्लिश मीडियम से पढ़ो तो आपकी बेसिक सेंस इतनी है कि 25 में से 20 क्वेश्चन कर लोगे आप, अगर वोकैब अच्छी है तो। ग्रामर में आप कर लोगे। जब होता क्या ना इंग्लिश में, जब आप घुसते हो ना ज्यादा, आपने कभी नोट भी किया होगा, पहले इंग्लिश में क्वेश्चन ठीक हो रहे होते हैं बिना प्रिपरेशन के, लेकिन आप जब टीचर से पढ़ते हो, ग्रामर के रूल्स वगैरह देखते हो, उसके बाद चीजें गलत होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश में फुल में से फुल मार्क्स लाने का टारगेट नहीं है, या 2-4 नंबर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो अपनी कॉमन सेंस से जाना, चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आपने बिल्कुल बचपन से अब तक इंग्लिश पढ़ी है, आपको पता है चीजें, ग्रामर में क्या क्या रूल्स होते हैं, आपको इनडायरेक्टली चीजें पता होती हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया इंग्लिश वाला, जीएस साइंस वाला हो गया, मैथ्स का मैंने बताया, ठीक है। और इस सब का पूरा अगर समराइज कर दूं तो जो किताब वो अरिहंत वाली है, दैट इज अ गुड बुक। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी बुक का यहाँ पे, लेकिन बहुत जगह रिकमेंडेड होती है, बच्चों ने किए हैं तो मैंने पूछा भी है, दैट बुक इज गुड, तो यू कैन क्या नाम है, यूज दैट,
ठीक है। तो मुझे लगता है इस तरीके से, और ना बहुत हवा मत बनाओ इस चीज़ को, सबसे मेन बात ये है, ऐसा हवा मत बनाओ कि भाई मतलब बहुत बहुत ही तोप मारनी है। बस सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करनी है और बिना नर्वस हुए पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है। चीज़ें पॉसिबल है, कर रहे हैं ना लोग, पॉसिबल है चीज़ें, ठीक है। लेकिन आप टेंशन लेके करोगे तो चीज़ें नहीं होगी। और अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको इतनी सारी चीज़ें, वहाँ पे बैच कोर्सेज चलते रहते हैं, भी नेवी के लिए भी नया बैच कोर्स भी आया है, ठीक है। मतलब पॉइंट इसकी चीज़ें अवेलेबल है, आपको किस तरीके से देखनी है देखो ना। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना है अन अकेडमी से, किसी से भी, खुद भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं कि खुद नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है, सिस्टमेटिक ढंग से करो, बस सिस्टमेटिक ढंग से करो। इतना ऐसे मत बनाओ कि मतलब खुद ही थोड़े टाइम बाद डरने लग जाओ। और बहुत सारे लोग हैं जो डराते हैं, चीज़ों को डिफिकल्ट बनाते हैं ताकि डर के आप पढ़ाई करो। मेरा कहना है चिल रह के पढ़ाई करो। सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे कौन कितना पढ़ रहा है वो चल जाएगा, सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ तो वैल्यू एडिशन ये वीडियो करेगी, तो बस लाइक और शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली की सेहत का ध्यान रखो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।